हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नोसा ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका चैप्टर नंबर 3.2 को कवरेज करने वाले हैं। हम भी कभी उम्मीद में बैठे रहते हैं, आप सभी की उम्मीद में कि कोई तो ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होगा जो हमें भी कभी पसंद करेगा, हमें भी लाइक करेगा और हमें अपने डीपी में, अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाया करेगा। कभी ना कभी तो ऐसा समय ज़रूर आएगा। ये सभी मेहनत का कमाल होता है। जितना आप मेहनत कीजिएगा दूसरे के प्रति, उतना ही आप सभी को फल मिल पाएगा। तो ऐसा हमारा अभी कोई लगभग लगता है कि ऐसा हमारा कोई चांस नहीं है। इतना बार हमने अभी मेहनत नहीं किया है, इस कारण से हम भी अभी जो होता है बच्चों के दिल में राज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि लोग अपने दिल में बसा ले, अपने दिमाग में नहीं, दिमाग में भी बसा सकते हैं। जब किसी के पास ज़्यादा धन आ जाता है और उसे कि कोई अन्य देखने वाले जो जलन महसूस करते हैं, तो वो दिमाग पर चढ़ाए रखते हैं कि इसके पास इतना ज़्यादा धन है, दौलत है, ये कैसे है। तो दिमाग में नहीं जाना है, सिर्फ दिल में जाना है। हमें दिल में राज करना है, सभी स्टूडेंट्स में और सभी पेरेंट्स भी जो होते हैं उनके भी। क्योंकि इस कारण से कि हमने भी बहुत सारे टीचर्स से पढ़े हैं, हमारे भी गुरुजी ऐसे ही हैं जिनको हम भी पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारे जो माता पिता हैं वो भी उनको बहुत पसंद करते हैं, दिल में एकदम सेट करके रखते हैं। जैसे हम उनका आवाज़ सुनते हैं, अरे ये तो वो सर हैं, ऐसे करके बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें पूरा वीडियो दिखाओ, हमें भी पढ़ाओ, और दिमाग में एकदम सेट हो जाता है उनका पढ़ाया हुआ वर्ड। तो ऐसा ही हम सभी को, हमको भी करना है और आप सभी के दिल में एकदम सेट हो जाना है। जैसे कि दिल से कभी रक्त को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब उसमें दिल में जो खून होता है, रक्त होता है, जाना आना बंद कर देगा, समझिए कि दिल उसी दिन धड़कना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से एकदम दिल में सेट हो जाना है। चलिए, तो आज हम लोग दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और अपने एग्ज़ाम सेंटर को अच्छा कर पाएंगे और एकदम तबाही मचा कर आना है। तो आपने हमें ऐसा देखने को मिला है कि जब हम हिंदी को अपलोड किए हैं, आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इस कारण से भी हमें लगता है कि हमारा जो सब्सक्राइबर है अभी बहुत कम है और आप सभी को साक्षात वो दर्शन हो जाता है कि ये क्या पढ़ाता होगा। इसका तो अभी सब्सक्राइबर सिर्फ 160 ही हुआ है। तो इस कारण से भी हमें लगता है कि आप सभी लोग नहीं देख पाते हैं। तो चलिए, आज से हम उस सब्सक्राइबर को ही हटा देते हैं, उस सब्सक्राइबर को ही हाइड कर लेते हैं। जो हाइड होता है छिपा लेते हैं। अब तो उसे देखकर आप लोग बोलिएगा ही नहीं कि इसके पास सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो डायरेक्ट आप लोग आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने वीडियो को देख पाइएगा। तो वही काम करेंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी। यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो पीछे के क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद जो होता है उसके बाद हम लोग सभी प्रश्न जो होगा 3.2 तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर आप सभी से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं और उसका आप लोग सही सही जवाब दीजिए और अपने आगे का सिलेबस जो होता है उसे कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे देते हैं, प्रश्न नहीं पहले हम बता देते हैं, उसके बाद ही आप लोग समझ पाइएगा। तो जो होता है समीकरण युग्म, उसका जो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समानुपाती होगा या समांतर होगा, ये रेखा के बारे में हमने बताया था। उसके बाद फिर बताए थे कि जो समीकरण होता है, जो समीकरण युग्म होता है वह कैसा होता है, आश्रित होता है या संगत होता है, असंगत होता है, या तो उसको कह सकते हैं कि जो होता है क्या उसे कहते हैं, उसका हल कितना होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर व्यापक रूप
रूप। दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है उसी के आधार पर हमारा जो सभी यहाँ पर है वो बनाना है। तो उसके पहले व्यापक रूप समझ लेते हैं। यहाँ पर व्यापक रूप बताए थे a1x और प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर में 0 और साथ ही a2x b2y c2 बराबर में 0। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आपने जो यहाँ पर लिखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या सिर्फ इसी मान को हम रख सकते हैं? तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप लोग अलग अलग अंक को भी रख सकते हैं, क्योंकि चर जो राशि होता है, चर जो मान होता है उसका हमेशा बदलते रहता है। तो इस कारण से यहाँ पर कोई भी आप लोग चर शब्द को, चर संख्या को ले सकते हैं। इसका कोई फिक्स जो मान होता है नहीं है कि सिर्फ इसी को लेना है। तो यहाँ पर इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है यह होता है। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद चलते हैं क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2। यहाँ पर दोनों है जो आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बताए थे कि अनुपातों को जब तुलना करेंगे, अनुपातों का तुलना करेंगे तो सबसे पहले होता है ग्राफीय निरूपण विधि। और ग्राफीय निरूपण जब करेंगे तो उसका जो रेखा खिंचाएगा वह किस प्रकार का होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा? तो बोलिएगा कि प्रश्न ही नहीं पूछे तो आंसर क्या दें? तो यहाँ पर प्रश्न है कि ग्राफीय निरूपण में आप लोग क्या बताइएगा कि इसका जो ग्राफ खिंचाएगा वह किस प्रकार का होगा। ग्राफीय निरूपण तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर जो ये होगा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देगा। तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि इसका सिर्फ कहीं ना कहीं रेखा जब खिंचाएगा ग्राफ में तो सिर्फ एक स्थान पर कहीं पर जाकर क्रॉस कर देगा। किस प्रकार से? जैसे कि यहाँ पर ये क्रॉस किया हुआ है, तो इसी प्रकार से जब ग्राफ ऐसे करके खींचेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्थान पर क्रॉस कर देगा और वहाँ पर जो बूंदा होगा, जहाँ पर जो बिंदु होगा उसी को कहेंगे यह प्रतिच्छेद किया है। और जो एक बार प्रतिच्छेद करता है उसका सिर्फ एक हल होता है। अब यहाँ पर तो ग्राफीय निरूपण में हम लोग कह सकते हैं कि इसका सिर्फ क्या कह सकते हैं उसको, प्रतिच्छेद करेगा, जो रेखा बनाएगा प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा। अब इसके बाद आता है कि बीजगणितीय निरूपण क्या है। यानी कि जब बीजगणितीय निरूपण जो होता है तीन तरीके से हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा होता है जो ब्रजगुणन विधि से होता है। तो उसे हम लोग बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर सिर्फ एक मान होगा। यानी कि इसका सिर्फ जब बीजगणितीय निरूपण करेंगे, बीजगणितीय निरूपण, जब बीजगणितीय निरूपण करेंगे तो इसका हल कितना होगा? तो सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा। यानी कि इसका एक हल से ज़्यादा नहीं होगा और एक हल होगा तो इसे हम लोग अद्वितीय हल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और आता है, वह क्या होता है कि जो समीकरण युग्म जो होगा, यहाँ पर समीकरण युग्म जो होगा वह संगत होगा, आश्रित होगा या जो असंगत होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण युग्म को समझ लेते हैं। समीकरण युग्म, सॉरी थोड़ा सा, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म जो होगा वह कैसा होगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं
कि सिर्फ एक मान निकलेगा और वह अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कमेंट के माध्यम से आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पर हमें जो दिखा रहे हैं वह किस स्थान से, किताब में से, कहाँ पर से लिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो पेज नंबर हमारा जो है NCERT बुक का 51 नंबर, सॉरी 50 और 51 दोनों, 50 से लेकर के 51 तक आप लोग यदि उसे सही तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो बिना पढ़े, मतलब कि बिना कोचिंग गए ही समझ पाइएगा कि ये किस प्रकार से है। तो यहाँ पर अपरिभाषित है, अपरिभाषित नहीं, अपरिभाषित सॉरी, यहाँ पर अपरिभाषित नहीं होगा, अविरोधी इसको कहते हैं, अविरोधी। अविरोधी। अब इसके बाद है आप लोग के पास एक प्रश्न आएगा कि क्या सिर्फ यहाँ पर सिर्फ A1 B1 के आधार पर ही कर सकते हैं, A1 नो इज इक्वल टू B1 B2। तो ऐसा बात नहीं है। A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 और बराबर C1 बटा में C2, उसके आधार पर भी यहाँ पर समझना है कि यदि यहाँ पर तीनों बराबर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर तीनों बराबर हो गया है, तो बताइए कि यह ग्राफीय निरूपण करेंगे तो कैसा रेखा बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रतिच्छेद किया था, तो यहाँ पर इसका जो क्या होगा, तो इसका मान जो यहाँ पर रेखा आएगा वह संपाती आएगा, संपाती रेखा। अब संपाती रेखा क्या है, यह थोड़ा सा प्रश्न आ जाता है कि संपाती रेखा क्या है। जैसे कि प्रतिच्छेद तो समझ गए, प्रतिच्छेद के बाद एक आ गया है संपाती, और एक इसके बाद आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा आप सभी लोग जानते होंगे कि इस प्रकार से जाता है, तो इसे हम लोग संपाती कहते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार से जो क्रॉस करेगा उसे प्रतिच्छेदक कहेंगे। अब इसके बाद आता है बीच में एक संपाती, तो इसे ही हम लोग संपाती कहेंगे। किस प्रकार से, सिर्फ ये पाई है तो इसे संपाती कहेंगे नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर दो रेखा है, एक को हम लोग नाम ही ले सकते हैं कि A है और ये B है। इसी प्रकार से यहीं पर एक ही रेखा पर A और B दोनों है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर ग्राफीय निरूपण करेंगे तो दोनों रेखा जो होगा एक ही रेखा पर दोनों क्रॉस करेगा, तो उसे हम लोग संपाती कहेंगे। अब बताइए यहाँ पर कितना बार जो है यहाँ पर जो टच कर रहा है, यहाँ पर कितना बार रेखा टच कर रहा है, क्या इसका हम लोग गिनती कर सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं? तो बोलिएगा कि नहीं। तो यहाँ पर इस स्थान पर भी है, इसके सटे हुए यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अनंत जगह पर अनंत स्थानों पर जो इसे है क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस कारण से कहेंगे कि अनंत स्थान पर ये क्रॉस करेगा तो इसका हल भी अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत हल, अनगिनत हल होगा। अब इसका अनगिनत हल तो हो गया। इसी प्रकार से एक समीकरण युग्म जब खींचते हैं, समीकरण युग्म जब खींचते हैं तो इसका युग्म कैसा होगा, तो ये संगत होगा, संगत युग्म होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। अब इसके बाद क्या आता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला वाला नो इज इक्वल टू था, यहाँ पर सभी आपस में बराबर थे। अब बार क्या आएगा, यहाँ पर A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और नो इज इक्वल टू C1 बटा में C2, यानी कि A1 A2 B1 B2 दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन C1 बटा में C2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो यहाँ पर दो बता दिए, प्रतिच्छेदक बता दिए, संपाती बता दिए। तो अब एक क्या बचा है, तो एक बचा है समांतर,
समांतर, तो यहाँ पर समांतर रेखा बना देगा। अब इसके बाद आता है कि बीजगणितीय निरूपण करेंगे, यानी कि हम लोग को मान निकालने की आवश्यकता पड़ जाए तो कितना हल होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि समांतर इस प्रकार का रेखा होता है, तो ये आपस में किसी भी स्थान पर नहीं मिल पाएगा, किसी भी स्थान पर नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से कहेंगे कि एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। और जो इसका समीकरण युग्म होगा वह असंगत होगा। क्या होगा? तो वह असंगत होगा। इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा आशा करते हैं। तो यही जो है हमारा मेन मुद्दा था कि ये जो है कॉन्सेप्ट को समझाना था, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो उसके बाद हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहेगा, सिर्फ उस पर अटैच करके चेक करना होगा कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, क्या इसका मान हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर A1 के स्थान पर कुछ अंक का मान दे दे, यहाँ पर B1 के जगह B1 के स्थान पर भी रख दे और C1 के स्थान पर भी, तो क्या यह ग्राफीय निरूपण विधि में प्रतिच्छेद हो सकता है? ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। तो वैसे प्रश्नों को ही हम लोग चलते हैं। आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो अपने कॉपी जो होता है कॉपी में लिख लीजिए। थोड़ा देरी के लिए वेट कीजिए। तो चलिए अब सीधे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चल देते हैं कि इस पर एग्जाम्पल कैसे कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर एक समीकरण युग्म है, थोड़ा सा बड़ा समीकरण युग्म। ये समीकरण युग्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x प्लस में 3y, x प्लस में 3y बराबर में 6, और फिर दिया हुआ है 2x माइनस में 3y बराबर में 12। ये हमारे सामने प्रश्न है। तो इसको करना क्या है, मेन प्रश्न ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न हमने कुछ लिखा ही नहीं, अब यहाँ पर सीधे हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि क्या है, इसको सिर्फ समीकरण युग्म लिख दिए हैं। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले हम आप सभी को प्रश्न दे रहे हैं, ये उदाहरण है और ये एग्जाम सेंटर के आधार पर बहुत से बहुत VVI है, कितना हो VVI कर लीजिए तो वह कम है, और इतना यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि यह जो समीकरण यहाँ पर है समीकरण युग्म है, वह ग्राफीय विधि, जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो इसका समीकरण कैसा बनेगा, संपाती बनेगा, समांतर बनेगा, या प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदक होगा। अब इसके बाद बीजगणितीय निरूपण करेंगे तो इसका हल कितना होगा, एक होगा, अनंत होगा, या एक भी नहीं होगा, इसे सिर्फ निरूपण करना है। अब बताना है सबसे लास्ट में कि समीकरण युग्म जो है वह कैसा है, अविरोधी है, संगत है या असंगत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना होगा, उसके बाद ही समझ पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम सभी को करना क्या है, तो पहले A1 का मान निकालना है, B1 का मान निकालना है, C1 का मान निकालना है, उसी प्रकार से A2 का मान निकालना है, B2 का मान निकालना है, और C2 का मान निकालना है।
A1 का मान है 1, B1 का मान है 3। इसी प्रकार से C1 का मान यहाँ पर बराबर के बाएं साइड चल गया है, तो यहाँ पर हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसे तुरंत ही माइनस में कर लेना है और माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 6 और बराबर में 0। इसी प्रकार से माइनस में 12 बराबर में 0। तो C1 का मान क्या होगा? तो C1 का मान यहाँ पर माइनस में 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से C2 का मान उल्टा चल देते हैं, माइनस में 12, C2 का मान माइनस में 3, B2 का मान, अब यहाँ पर A2 का मान, तो A2 का मान 2 दिया हुआ है। तो अब इसे हमें चेक करना है। सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखिए 1/2, इसी प्रकार से 3/-3, -6 और बटा में -12। जब विभाज करते हैं तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और ये 2 वर्त में विभाज होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2, माइनस में 1, माइनस में 1/2। तो यहाँ पर देख कर बताइए कि यहाँ पर प्लस होगा, क्या सभी आपस में बराबर है? तो नहीं, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब शुरू वाला बराबर नहीं रहता है, शुरू वाला बराबर नहीं रहता है, यानी कि A1 A2 B1 B2 जब दोनों आपस में बराबर नहीं रहता है तो इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं तो क्या होता है? तो यह प्रतिच्छेद कर देता है, प्रतिच्छेद रेखा बनाता है, प्रतिच्छेदक रेखा। अब इसके बाद जब इसका बीजगणितीय निरूपण करेंगे तो इसका कितना हल होगा? तो अद्वितीय हल होगा। शॉर्ट तरीका से अद्वितीय हल कह सकते हैं, अद्वितीय हल होगा। अब इसके बाद कहेगा कि ये समीकरण जो युग्म होगा वह कैसा है, संगत है, असंगत है, अविरोधी है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले है, यानी कि A1 A2 बराबर है, नो इज इक्वल टू माने कि नहीं बराबर है A1 A2 B1 B2 के। तो यहाँ पर ये इसको आप परिमित कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। तो यहाँ पर अविरोधी कह सकते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम सभी के पास 3 जो है, यहाँ पर कुछ ही कह सकते हैं, कुछ भी उसको कह सकते हैं। यहाँ पर 3 विकल्प आया है, प्रतिच्छेद रेखा, अद्वितीय हल, अविरोधी कह सकते हैं। यानी कि यह जब बनाएंगे, इसे ग्राफीय विधि से करेंगे तो प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा, बीजगणितीय से अद्वितीय हल यानी कि एक हल होगा, अविरोधी मतलब कि इसमें कोई विरोधी नहीं है, सिर्फ एक बार क्रॉस करेगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझ पाएँ। अब थोड़ा सा चलिए आगे का प्रश्न लेते हैं और उसे समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे का भी प्रश्न समझ पाएँ। यहाँ पर जितना प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में आएगा आप सभी के लिए VVI रहेगा, इस कारण से उसे नहीं मिटाया गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जैसे कि लिखा हुआ है एग्जाम्पल में लिखा है 2x -5y माइनस या प्लस भी कर सकते हैं 6 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देते हैं 4x माइनस 10x या 10y, इतना कर सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर 12 बराबर में 0। बताइए इसका जब समीकरण हल निकालेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, फिर बीजगणितीय विधि से निकालेंगे तो क्या इसका हल होगा, और जब इस समीकरण युग्म जब करेंगे तो वह इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर से A1 क्या है, A1 है जो 2 है, B1 क्या है माइनस में 5, C1 क्या है, C1 6 है, A2 जो है
यहाँ पर 4 है। B2 क्या है, तो B2 माइनस में 10 है। और C2 क्या है, तो C2 का मान 12 है। तो इस प्रकार से हमें A1 A2 B1 B2 सभी का मान पता चल गया है। तो अब बताइए, यहाँ पर सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में करना है, यानी कि A बटा में B, A बटा में A1, और A1 के स्थान पर 2 है, बटा में 4, बटा में 4। अब B1 के स्थान पर माइनस में 5 है, और B2 के स्थान पर माइनस में 10 है। जब यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, क्रॉस करेंगे 2 बार में। अभी इसके आगे भी चलना है, 6/12। यहाँ पर माइनस माइनस जब क्रॉस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/2, और ये भी 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2। अब बताइए, यहाँ पर सभी जो है आपस में बराबर आ गया है। तो बताइए कि इस प्रकार का जो होता था A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2, तो बताइए कि इस प्रकार का जब रहता था तो ग्राफीय निरूपण में उसका क्या रेखा बनता था, बीजगणितीय विधि से उसका कितना हल होता था, और समीकरण युग्म कैसा होता था। तो कहेंगे कि सर यहाँ पर इसका जो रेखा खिंचाएगा, वह संपाती होगा, संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा। अब इसके बाद बोलेगा कि बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो इसका कितना हल होगा, तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, एक हल नहीं, अनगिनत हल होगा। अब बताइए, जब समीकरण योग में देखेंगे तो कैसा होगा, संगत, असंगत, अविरोधी। यहाँ पर समीकरण जो होगा वह संगत होगा, संगत। तो कभी कभी संगत युग्म होगा, तो कभी कभी हमारे जो एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और इसका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 1 नंबर छोड़ कर आते हैं और नहीं बता पाते हैं। कन्फ्यूजन मेन दिक्कत है, कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों को सताते रहता है, सभी को सताता है, हमें भी कन्फ्यूजन होता है, सभी को कन्फ्यूजन होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर दिक्कत होता है। अब इसके बाद फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप सभी को पूरी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमने समझ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण है 2x माइनस में 5y, इस प्रकार का प्रश्न है। समीकरण 1, समीकरण 2। तो इसमें हमें पता करना है कि जो समीकरण को ग्राफीय निरूपण करेंगे, बीजगणितीय निरूपण करेंगे, और इसका समीकरण युग्म चेक करेंगे तो कैसा होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 चाहिए। तो इस समीकरण के सहायता से हमने यहाँ पर A1 A2 निकाला है, जैसे कि A1 शुरू वाला है, A2 यहाँ पर समीकरण 2 वाला शुरू के है। अब इसको हमें बटा में करना है, बटा में किस प्रकार से, तो A1 बटा में A2 के बराबर करना है, A1 और बटा में A2 के रूप में करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किए हैं। तो ऐसे किए तो यहाँ पर क्रॉस 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 मिनट तक कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 बार में कट जाएगा, यानी कि सबसे पहला समीकरण 1/2 1/2 1/2 सभी आपस में जो है बराबर आ गया है, यानी कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 आ गया है। इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके सहायता से अब जब ग्राफीय विधि से ग्राफीय निरूपण करेंगे तो रेखा कैसा होगा, वह संपाती होगा। वह बीजगणितीय विधि से जब हल करेंगे तो इसका हल कितना होगा, तो वह हल अनगिनत होगा। वह युग्म कैसा होगा, संगत होगा क्या संगत, तो संगत होगा। तो इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, आशा ही कर सकते हैं, आप सभी पर विश्वास तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इस कारण से कि कितनाों बार आप सभी को बोला जाए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न कीजिएगा, लाइक न कीजिएगा और शेयर न कीजिएगा। तो ऐसे लोगों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं करेंगे। बस ऐसा हमें आशा है कि समझ में आया है। तो चलिए एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल देखेंगे और समझ पाएंगे।
एक और यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझाते हैं एग्जाम्पल के सहायता से। जैसे कि लिखा है समीकरण 1 में, माइक को अब हाथ में ले लेते हैं ताकि आप सभी को ज़्यादा सुनाई दे। तो चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 1 में, तो क्या है समीकरण 1, 4x प्लस 7y माइनस 10, और यहाँ पर लिखा हुआ है 9x, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं कर सकते हैं, कुछ और लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 32x प्लस यहाँ पर 56y माइनस में 6, तो बताइए बराबर में 0 बराबर में 0। तो बताइए कि यहाँ पर जो समीकरण है, ये जो समीकरण युग्म है, इसको ग्राफीय निरूपण कीजिए, बीजगणितीय निरूपण कीजिए और इसका समीकरण युग्म ज्ञात करके बताइए कि क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो के सहायता से भी आप लोग देखिएगा। तो उससे पहले आप लोग इसको बताइए कि क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताइए तो कि आवाज़ जा रहा है सही से कि नो। सबसे पहले इस समीकरण युग्म से हमें a1 को पता करना है। a1 4 है, b1 7 है, c1 माइनस 10 है। इसी प्रकार से a2, तो a2 32 है। उसी प्रकार से b2, और b2 56 है। c2 माइनस 6 है। तो अब इसे क्या करना है, अब इसे जो होता है भिन्न के रूप में करना है, यानी कि a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। जब a1 के स्थान पर 4 रखते हैं, 4 बटा में 32, b1 के स्थान पर 7 और 7 बटा में 56, और c1 के स्थान पर -10 और बटा में -6। तो यहाँ पर देखते हैं कि 8 बार में कट जाता है, यहाँ पर भी 8 बार में, यहाँ पर 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इस समीकरण, इस भिन्न के सहायता से हमें 1/8 प्राप्त हुआ है। इस भिन्न की मदद से 1/8 और इस भिन्न की मदद से 5/3 आएगा, 5/3 आया है। तो बताइए यहाँ पर 2 मान बराबर आया है। सॉरी, थोड़ा सा एक सेकंड। तो यहाँ पर 2 मान जो है आपस में बराबर है और सबसे लास्ट वाला बराबर नहीं है, यानी कि इसके सहायता से जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था वह कॉन्सेप्ट पर सेट हो रहा है। जैसे कि a1 और बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर 9, मतलब कि बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के। तो बताइए कि जब ऐसा था तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या था, बीजगणितीय निरूपण क्या था, और समीकरण युग्म कैसा था। यहाँ पर c2 जाएगा। तो कह सकते हैं कि जब ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो यहाँ पर समांतर होगा, समांतर रेखा चला जाएगा। ग्राफीय निरूपण में समांतर रेखा। अब इसके बाद जो बीजगणितीय निरूपण होगा तो एक भी हल नहीं होगा। अब बताइए कि इसका समीकरण युग्म कैसा होगा। तो समीकरण युग्म जब देखते हैं तो इसका असंगत होता है, यानी कि असंगत युग्म होता है। इतना हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो होता है 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों के सहायता से पूरे सही तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। तो ऐसे हमें फिर से आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। विश्वास बिल्कुल नहीं है, इसको विश्वास करना भी नहीं चाहिए। ये कलयुग का समय है। अगर द्वापर युग या तो त्रेता युग रहता तो आप सभी को समझ सकते थे कि विश्वास से कह सकते थे कि आपको समझ में आया है। यहाँ पर
आशा है कि आप सभी को विश्वास में आया है। तो फिर से इसे एक बार रिवीजन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें समीकरण युग्म दिया हुआ है और इस समीकरण युग्म की सहायता से पता करना है ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण और यहाँ पर जो होता है समीकरण युग्म के बारे में। तो इसके लिए हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान चाहिए जो कि इस समीकरण में दिया हुआ है। अब सभी को a1 बटा में a2, b1 बटा b2, c1 बटा में c2 के रूप में करना है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से किए हैं मान को रखकर। जब क्रॉस करते हैं तो 8, क्रॉस करते हैं तो 8, यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो 5 बटा में 3 आता है। तो इस प्रकार से जब मान को रखते हैं तो a1 बराबर में a2, b1 बराबर में b2 के आ जाता है। लेकिन सबसे लास्ट में c1 बटा में c2 बराबर नहीं है, और यह एक कॉन्सेप्ट की मदद से हमें पता चला कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है असंगत होता है और बीजगणितीय निरूपण में एक भी हल नहीं होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है समीकरण युग्म इसका असंगत होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए हैं और इस प्रकार से इसे हल किए हैं। तो ये प्रश्न हमेशा 2 नंबर में आता है, या तो 1 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा कि ये समीकरण है वह संगत है या असंगत है। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, बहुत VVI है। आप सभी लोग इसे VVI लगाकर अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। तो चलिए आज भर हम लोग का क्लास इतना ही रहेगा। तब तक लास्ट में जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब एक बार करना है, शेयर कितनों बार कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक एक बार करना है और कमेंट अनेक बार करना है। कमेंट अनेक बार, शेयर अनेक बार, लाइक एक बार, सब्सक्राइब एक बार, यही कॉन्सेप्ट चलना है और अच्छा करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बस इतना ही आज रहेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।